हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हिस्ट्री पथ के एक और नए वीडियो में। और आज हम अपनी मध्यकालीन कक्षा की श्रृंखला को आगे बढ़ाने वाले हैं। हमने पिछली कक्षा में कुतुबुद्दीन ऐबक तक पढ़ लिया था और आज हम शुरू करने वाले हैं इल्तुतमिश को। हमने देखा था कि कैसे कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लगाकर 1210 तक शासन करता है। उसके बाद में आराम शाह बनता है और आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच में जून 1210 में एक युद्ध होता है जिसे हम जूद का युद्ध कहते हैं, जिसमें आराम शाह पराजित हो जाता है और इल्तुतमिश जो है वो दिल्ली सल्तनत का शासक बन जाता है। तो आज हम बात शुरू करेंगे इल्तुतमिश से। इल्तुतमिश और इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है। अगर दिल्ली सल्तनत की बात की जाए, उसमें भी गुलाम वंश की बात की जाए, तो इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन, ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है। और इल्तुतमिश शासक रहता है 1210 से 1236 तक। ठीक है, इस अवधि तक इल्तुतमिश जो है वो शासक रहता है। अब बात की जाए इल्तुतमिश के बारे में, तो कहा जाता है कि जो इल्तुतमिश है, पहले अगर इस पे बात की जाए कि वो तुर्क क्या था, तो तुर्कों की 64 श्रेणियां हैं और उस 64 श्रेणियों में एक श्रेणी है जिसे कहते हैं इलबारी। तो जो इल्तुतमिश है वो इलबारी तुर्क था। हमने पढ़ा भी है कि गुलाम वंश को इलबारी वंश भी कहते हैं, क्योंकि जो इल्तुतमिश है और जो बलबन है वो दोनों इलबारी तुर्क थे, तुर्कों की इलबारी शाखा से संबंधित थे, इसलिए इसको इलबारी वंश भी कहते हैं। तो पहली चीज तो ये परिचय में कि इल्तुतमिश कैसा तुर्क था, तो इलबारी तुर्क था। उसका वंश क्या था, तो उसका वंश था शमशी वंश, इसलिए इल्तुतमिश का पूरा नाम शमशुद्दीन इल्तुतमिश है। क्यों है? क्योंकि ये जिस वंश से संबंधित था उसको हम शमशी वंश कहते हैं। और इल्तुतमिश के पूर्वज क्या, इल्तुतमिश के बाद में जो भी शासक बनेंगे, आने वाले जो शासक बनेंगे इल्तुतमिश के वंशज, उनको भी शमशी वंश कहा जाता है। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के वंशज को कुतबी वंश, इल्तुतमिश के वंश को शमशी वंश और बलबन के वंश को बलबनी वंश कहा जाता है। तो जब बात की जाए कौन सा तुर्क था, तो इलबारी तुर्क था। वंश कौन सा था, तो शमशी वंश था। इल्तुतमिश को अल्तमस भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है राज्य का स्वामी। और इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इल्तुतमिश को 5 बार बेचा गया था। पहली बार जब उसको बेचा गया, फिर दूसरी बार बेचा गया, फिर तीसरी बार बेचा गया, फिर चौथी बार बेचा गया, ऐसे घूमते घूमते अंत में 5वीं बार कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में इल्तुतमिश को खरीद लेता है। 5 बार बेचा गया, इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहते हैं। फिर मोहम्मद गौरी की सेवा में आने के बाद में इल्तुतमिश सबसे पहले सर ए जहांदार के पद पे रहते हैं, यानी कि जो राजा होता है, राजा के जो अंग रक्षक होते हैं, उन अंग रक्षकों का जो प्रधान होता है उनको कहते हैं सर ए जहांदार। जैसे बॉडीगार्ड होते हैं ना, बॉडीगार्ड के ऊपर जो हेड बॉडीगार्ड होता है उसको आप मान सकते हो सर ए जहांदार। तो पहले इसको रखा जाता है सर ए जहांदार के पद पर। उसके बाद में सर ए जहांदार के बाद में इसको बनाया जाता है अमीर ए शिकार, यानी कि जब राजा शिकार पे निकलता है तो उसके साथ में शिकार के जो सारे प्रबंध की जो जिम्मेदारी होती है वो जिस पे होती है उसको कहते हैं अमीर ए शिकार। उसके बाद में इसको ग्वालियर का अमीर बनाया जाता है, इसलिए अमीर ए ग्वालियर भी कहते हैं। फिर उसके बाद में इसको दासत्व से मुक्त किया जाता है, इसलिए इसको अमीर ए उमरा की उपाधि प्रदान की जाती है। और अंत में 1206 में इस इल्तुतमिश को बदायूं का गवर्नर बनाया जाता है। और हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले बदायूं का गवर्नर था। ये बातें हमको परिचय में याद रखनी है। तो पहले बात करते हैं इल्तुतमिश के परिचय के बारे में, फिर हम बात करेंगे इनकी क्या क्या बाह्य समस्याएं थी, आंतरिक समस्याएं थी, और इनसे वो कैसे लड़ता है और कैसे जीतता है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम परिचय के बारे में। और परिचय में जो मैंने बोला है आपको पहले तो वो अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि हर एक पॉइंट तो मैं डिटेल में लिख नहीं पाऊंगा, लेकिन जो भी महत्वपूर्ण है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। और दूसरी बात, अगर आप मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन रहे हो ना, तो आपको बस सुनना, कान आंखें यहाँ पे यहीं पे रहना। मेंटली फिजिकली तो आप यहाँ पे रह नहीं सकते, सीधी सी बात है। बट जब तक ये लेसन चल रहा है ना, आप मेंटली यहीं पर रहना, एक एक वर्ड पे फोकस करना जो मैं बोल रहा हूँ, और अपना पूरा ध्यान यहाँ पे रखना, बहुत मजा आएगा आपको। बात की जाए परिचय की, तो हमने बात किया। सबसे पहले बात करते हैं वंश। वंश कौन सा था इल्तुतमिश का, तो हम कहते हैं इलबारी वंश था। इलबारी वंश क्या है, तो एक तुर्की राजवंश है। तुर्कों की 64 श्रेणियों में से एक वंश है, उसका नाम है इलबारी वंश। दूसरी पॉइंट की बात की जाए वंश के बाद में, तो हमने ये बात की थी कि जो इसका नहीं वंश नहीं, सॉरी, वंश कहाँ था यार, वंश नहीं था, वंश तो इसका शमशी था, सॉरी।
शमशी जो था वो वंश था इसका। और ये कैसा तुर्क था? तो ये इलबारी तुर्क था। तुर्क की नस्ल इसकी कौन सी थी? तो इलबारी थी, ठीक है। उसके बाद में वंश कौन सा था? तो शमशी था। फिर बात करते हैं हम इसके बारे में कि इसको अल्तमश भी कहते हैं। अन्य नाम, अन्य नाम में हम क्या है? इल्तुतमिश को अल तमश ये भी कहा जाता है। और इस अल्तमश का मतलब क्या होता है? राज्य का, राज्य का स्वामी। तो अल्तमश का मतलब होता है राज्य का स्वामी। और इल्तुतमिश को अल्तमश भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है राज्य का स्वामी, जिसका वंश था शमसी राजवंश और जो इलबारी तुर्क की शाखा से संबंधित था। ठीक है, ये तीन बातें होगी पहली। अब बात करते हैं इसको और क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है गुलामों का गुलाम। क्या? गुलामों का गुलाम। तो ये क्यों कहा जाता है गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है? ठीक है, क्यों कहा जाता है गुलामों का गुलाम? क्योंकि मैंने आपको बोला कि इसको 5 बार बेचा गया था। अब कहां कहां बेचा गया था? तो सबसे पहले एक मध्य एशिया में एक जगह है जहां पे हम पढ़ते हैं बल्ख और बुखारा। तो सबसे पहले इसको बुखारा में बेचा गया। बुखारा के बाद में इल्तुतमिश को बगदाद में बेचा गया, फिर गजनी में बेचा गया, फिर वापस उसको सॉरी, सबसे पहले बुखारा में बेचा गया, फिर उसके बाद में गजनी में बेचा गया, फिर बगदाद में बेचा गया, फिर वापस गजनी में लाया गया और उसके बाद में वापस लास्ट में दिल्ली में बेचा गया। इन 5 जगहों पर इसको बेचा गया था। इसलिए हम इनको गुलामों, इसको गुलामों को गुलाम भी कहा जाता है। क्योंकि 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 इसको 5 बार बेचा गया था। आपको पता ही है गुलाम है तो गुलाम की खरीद फरोख्त होती है, उसको खरीदा जाता है, बेचा जाता है। तो इसको 5 बार बेचा गया था। ये बात आपको याद रखनी है। इसीलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहते हैं। अब 5 बार कौन कौन सी जगह बेचा गया था? तो पहली जो जगह है वो याद रखनी है आपको, बुखारा। बुखारा मध्य एशिया का एक क्षेत्र है। हम बल्क पढ़ते हैं, बुखारा पढ़ते हैं कि वही क्षेत्र है। तो मध्य एशिया का एक क्षेत्र है बुखारा, वहां पर सबसे पहले इसको बेचा गया था। फिर बात करते हैं दूसरी बार कहां पे बेचा गया। तो बुखारा के बाद बेचा गया गजनी में। गजनी हमने पढ़ा है कहां पर है, अफगानिस्तान के जो पास का इलाका है वो गजनी कहलाता था उस समय। गजनी के बाद में इसको बेचा गया बगदाद में। बगदाद इराक की राजधानी है बगदाद। तो गजनी से इसको बेचा गया बगदाद में। बगदाद से वापस इसको लाया गया गजनी में। ठीक है, और यहां पर मोहम्मद गौरी ने इल्तुतमिश को खरीदने का प्रयास किया था, लेकिन मोहम्मद गौरी खरीदने में असफल रहा था। मोहम्मद गौरी ने 1000 स्वर्ण मुद्राएं जो है इसका जो मालिक था उसको देने का प्रस्ताव रखा था, उसके बदले में इल्तुतमिश को खरीदने का प्रस्ताव रखा था। लेकिन इसके मालिक ने 1000 स्वर्ण मुद्रा में इल्तुतमिश को देने से मना कर दिया, बेचने से मना कर दिया। तो उसके बाद में मोहम्मद गौरी गजनी का बाजार बंद कर देता है गुस्से में आके, और फिर दिल्ली में इसको लाया जाता है इल्तुतमिश को, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक खरीदता है मोहम्मद गौरी के प्रतिनिधि के रूप में। तो ये चौथी बार जब गजनी लाया गया ना, तो ये बात आप याद रखनी है कि मोहम्मद गौरी मोहम्मद गौरी द्वारा खरीदने का असफल प्रयास, नहीं खरीद पाया मोहम्मद गौरी। यहां पर गुस्से में आके इसने गजनी का बाजार ही बंद कर दिया। जब बाजार बंद कर दिया तो फिर इसको लेके आए दिल्ली में सबसे लास्ट में। और जब दिल्ली में लेके आए तो यहां पर कौन खरीदता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा खरीदा गया। तो ये 5 बार इस तरीके से इल्तुतमिश को बेचा गया था। बुखारा, गजनी, बगदाद, फिर वापस गजनी जहां पर मोहम्मद गौरी द्वारा खरीदने का असफल प्रयास, और सबसे लास्ट में दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा खरीदा गया मोहम्मद गौरी के प्रतिनिधि के रूप में। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। अल्तमश शमशी वंश हो गया, इलबारी जो है वो तुर्क हो गया। और तो इसके बारे में जो पॉइंट कुछ ऐसा मेरे को लग नहीं रहा है, राज्य का स्वामी। ठीक है, अब बात करते हैं, अभी आ जाता है सेवा में मोहम्मद गौरी। यानी जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी के प्रतिनिधि के रूप में इसको खरीद लिया तो सीधी सी बात है मोहम्मद गौरी की जो सेवा में तो आएगा ना। तो सेवा में आने के बाद में ये कौन कौन से पदों पर रहता है हम उसके बारे में पढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी की सेवा सेवा में, तो मोहम्मद गौरी की सेवा में आने के बाद में इल्तुतमिश को सबसे पहले रखा जाता है, जैसे मैंने आपको बोला,
अमीर ए जहांदार पद पर, जिसका मतलब यह है कि जो शाही अंगरक्षकों का जो दल होता है उसका जो प्रधान होता है उसको कहते हैं हम अमीर ए जहांदार। तो सबसे पहले अमीर ए जहांदार के पद पे इल्तुतमिश को रखा जाता है। उसके बाद में इसको शिकार का प्रधान बनाया जाता है, यानी कि जब भी राजा शिकार के लिए जाएगा तो उन सभी शिकार का प्रबंधन जो व्यक्ति करेगा उसको कहते हैं अमीर ए शिकार, फिर अमीर ए ग्वालियर, फिर अमीर उल उमरा, और उसके बाद में अंत में बदायूं का इक्तादार बनाया जाता है। फिर युद्ध होता है, फिर शासक बन जाता है। तो ये बात हमको याद रखनी है। सबसे पहले क्या बनाया जाता है इसको, तो सर ए जहांदार, ये सबसे पहले बनाया जाता है सर ए जहांदार। सर ए जहांदार मतलब मैंने आपको बोला कि जो शाही अंगरक्षक होते हैं, रॉयल बॉडीगार्ड्स, अंगरक्षकों का प्रधान, ठीक है, शाही अंगरक्षकों का प्रधान, उसको बोलते थे सर ए जहांदार। फिर बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। इसके बाद में अमीर बनाया गया, और कैसा अमीर बनाया गया, शिकार का अमीर बनाया गया। यानी कि जब भी राजा अपने मनोरंजन के लिए शिकार पर जाता था तो उस समय उन सभी व्यवस्थाओं का संचालन होता था कि साथ में कौन कौन से लोग जाएंगे, राजा की सुरक्षा का ध्यान रखना, शिकार का ध्यान रखना, हर एक जो खाने पीने की सब्जी होती है, जो भी चीजें होती है, रहने का जो स्थान होता है, तंबू बनाना होता है, उन सबका जो भी निर्माण कार्य होगा, जो भी देख रेख होगी, वो कौन रखेगा, तो वो अमीर रखेगा। और वो कब रखता है, जब राजा शिकार के लिए जाता है। तो इसलिए इसको अमीर ए शिकार कहते हैं। सर ए जहांदार के बाद में इल्तुतमिश को अमीर ए शिकार बनाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर क्योंकि ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले कौन से पदों पर रहा था, तो हमको याद रखना पड़ेगा इसका ऑर्डर। तो इसलिए ये भी याद रखना जरूरी है। सर ए जहांदार, इसके बाद में बना अमीर ए शिकार, उसके बाद में ग्वालियर का अमीर बनाया जाता है। एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ग्वालियर का शासक बनाया जाता है, इसलिए हम इसको अमीर ए ग्वालियर भी कहते हैं। तो तीसरे नंबर पे जो ग्वालियर का अमीर बनाया गया, इसलिए इसको अमीर ए ग्वालियर कहते हैं। फिर बात की जाए चौथे नंबर की, तो चौथे नंबर पे इसको उपाधि दी गई थी अमीर उल उमरा की उपाधि। अब ये उपाधि क्यों दी गई थी, क्योंकि 1205-6 में मोहम्मद गौरी ने अपनी मृत्यु से पूर्व, हाँ गौरी 1206 में मरा था ना, खोखरौन ने उसको मार दिया था। अपनी मृत्यु से पूर्व 1205-6 में मोहम्मद गौरी ने इल्तुतमिश को गुलाम से या गुलामी से मुक्त कर दिया था। यानी कि इसको बोल दिया था कि भाई आप अब मेरे गुलाम नहीं हो, तो आप अब मेरे गुलाम नहीं हो तो फिर किसी के गुलाम नहीं हो। 1205 में मोहम्मद गौरी ने इल्तुतमिश को गुलामी से मुक्त किया और उपाधि दी। मुक्त करके क्या किया, उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी, अमीर उल उमरा की उपाधि, जो हमने यहां पर लिखी है। और लास्ट में सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश कौन से पद पे था, तो वो था बदायूं का इक्तादार, ठीक है। सुल्तान बनने से पूर्व ये इल्तुतमिश कहां पर था, तो बदायूं में था। बदायूं का क्या था, इक्तादार था, सुल्तान बनने से पूर्व, ठीक है। अब देखो इसमें एक खास बात है, कुतुबुद्दीन ऐबक से पहले मोहम्मद गौरी ने इल्तुतमिश को गुलामी से मुक्त कर दिया था। अब इससे एक बात तो सिद्ध होती है कि इसके अंदर प्रतिभा थी, इसीलिए इतनी कम अवधि में मोहम्मद गौरी ने इल्तुतमिश को गुलामी से मुक्त कर दिया, इसकी प्रतिभा से प्रसन्न होकर। तो टैलेंट तो था इसके अंदर, स्किल भी थी, कौशल भी था, इसीलिए ये सुल्तान बनता है। और सुल्तान बनने के बाद में बहुत सारे ऐसे कार्य करता है जो हमें याद रखने पड़ते हैं और हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है याद रखना। तो हमारे यहाँ पे परिचय जो है वो कंप्लीट हो जाता है। परिचय के बाद में हमने परिचय में क्या क्या पढ़ा, एक बार वापस मैं रिवीजन करवा देता हूँ आपको कि इल्तुतमिश को अल्तमश भी कहते हैं, जो कि 1210 से 1236 तक, एक यहाँ पर लिख लेता ना, शमशीर वंश लिख लिया, ठीक है। इल्तुतमिश को अल्तमश भी कहते हैं, जिसका शासनकाल 1210 से 1236 तक रहता है। जिसकी बात की जाए कि ये कैसा तुर्क था, तो ये इलबारी तुर्क था, जिसका वंश शमशी था। और इसके अन्य नामों में अल्तमश था। अल्तमश का अर्थ होता है राज्य का स्वामी। इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, क्योंकि इसे 5 बार बेचा गया था। बुखारा, गजनी, बगदाद, गजनी, दिल्ली। गजनी में जब चौथी बार इसको बेचा गया तो मोहम्मद गौरी द्वारा खरीदने का असफल प्रयास किया गया। अंत में दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा मोहम्मद गौरी के प्रतिनिधि के रूप में इल्तुतमिश को खरीदा गया था। और उसके बाद में इसको मोहम्मद गौरी की सेवा में भेजा गया, जहां पर सबसे पहले ये सर ए जहांदार यानी शाही अंगरक्षकों का प्रधान के रूप में रहता है, फिर अमीर ए शिकार के रूप में रहता है, फिर अमीर ए ग्वालियर यानी कि ग्वालियर का इसको अमीर बनाया जाता है, इसलिए इसको अमीर ए ग्वालियर कहा जाता है। फिर अमीर उल उमरा कहा जाता है।
1205 और 6 में मोहम्मद गौरी ने इल्तुतमिश को गुलामी से मुक्त कर दिया था, इसलिए इसको अमीर उल उमरा की पदवी दी गई। उसके बाद में सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश जो जिस पद पर था वो था बदायूं का इक़्तिदार। हम पढ़ते भी हैं कि लाहौर के अमीर आराम शाह को शासक बनाना चाहते थे, लेकिन जो बदायूं के जो दिल्ली के अमीर थे वो इल्तुतमिश को शासक बनाना चाहते थे। और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। हमने पिछले कक्षा में पढ़ा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से करवाया था। तो दिल्ली बदायूं के नजदीक है, इसलिए जो दिल्ली के अमीर थे वो इल्तुतमिश के ज्यादा समर्थक थे और इल्तुतमिश के पास वो कौशल भी था, वो एक क्षमता भी थी कि शासन संचालन बहुत अच्छे से कर सकता था। इसलिए दिल्ली के जो अमीर थे वो इल्तुतमिश के पक्ष में थे। फिर दोनों के बीच में युद्ध होता है, जूद का युद्ध, और उसमें फिर आराम शाह पराजित हो जाता है, उसको मार दिया जाता है और इल्तुतमिश बनता है शासक दिल्ली का 1210 से 1236 तक। तो ये हो जाता है इल्तुतमिश का परिचय। एक बार आप देख लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं इल्तुतमिश की समस्याओं के बारे में, बाह्य समस्याओं के बारे में। एक बार आप देख लीजिए, तब तक मैं दूसरा मार्कर लेके आता हूं। चल तो जाएगा ना, ठीक है। तो हमने इल्तुतमिश का परिचय पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं जो हमारा दूसरा पॉइंट है, बाह्य समस्याएं। इससे पहले ना, सॉरी, इल्तुतमिश के ना जीवन के चरण लिख लेते हैं, फिर हमारा वो यहां पर आ जाएगा। फिर हम इसको क्लीन करके फिर हम बात करेंगे समस्याओं के बारे में। अब यहां पर हम समझते हैं एक चीज कि जो इल्तुतमिश है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इल्तुतमिश के जो जीवन के चरण थे उनको पढ़ते हैं कि कैसे इल्तुतमिश के जीवन को 3 चरणों में विभाजित किया जाता है। ये विभाजन किसने नहीं किया, मैंने ही किया है, ठीक है, ताकि इजीली समझ में आ सके। इल्तुतमिश के जीवन के चरण। अब हम ना इल्तुतमिश के जीवन को ना ऐसे 3 भागों में बांट के देखेंगे, जिससे हमें समझने में आसानी होगी कि इल्तुतमिश के जीवन को कि कैसे, किस अवधि में उसने क्या कार्य किए, कौन से कार्य किए और क्या क्या उसने भूमिका निभाई थी अपने शासन को सुदृढ़ करने में। तो पहले बात करते हैं, हमने यहाँ पे पढ़ा 1210 में इल्तुतमिश शासक बनता है। अब पहले चरण की बात की जाए ना यहाँ पे, तो ये चरण रहता है 1210 से 1220 तक, ठीक है। इस अवधि में इल्तुतमिश क्या करता है, जो इसके शत्रु होते हैं, यल्दौज हो गया, कुबाचा हो गया, इन सब का वो दमन करता है और अपनी स्वतंत्र सत्ता की पुष्टि करता है। तो इन 10 सालों में सबसे पहले वो क्या करता है, तो अपने शत्रुओं का नाश करता है, उनको पराजित करता है। शत्रुओं का दमन, मैं यहां पे लिख रहा हूं शत्रुओं। अब शत्रुओं में कौन आएगा, यल्दौज। हमने पढ़ा यल्दौज कौन था पिछली कक्षा में, मध्यकालीन भारत की। अगर आपने नहीं देखी तो देख के आ जाइए प्लीज, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कुबाचा कौन था, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है। और इन दोनों का दमन होता है पहली चरण में, जो कि है 1210 से 1220 तक। फिर बात करते हैं दूसरे चरण की, जो कि रहता है 1210 से 1227 तक, 27 तक। अब इसमें क्या होता है कि जो मंगोल था, मंगोल जैसे चंगेज खान, हमने किसने नाम नहीं सुना है चंगेज खान का। चंगेज खान जितना क्रूर शासक पूरे कहते हैं कि पूरी दुनिया में नहीं हुआ है। और चंगेज खान खुद को खुदा का अभिशाप कहता था, भगवान का अभिशाप कहता था कि भगवान ने मुझे लोगों को सजा देने के लिए पैदा किया है। और उसकी क्रूरता की क्या क्या कहानियां थी कि ऐसा माना जाता था कि जब चंगेज खान किसी जगह पर आक्रमण करता था, कि जिस शहर में आक्रमण करता था, वहां के सारे मर्दों को मार लिया जाता था, यानी कि जो आदमी होते थे उनको मार दिया जाता था, बच्चों को और महिलाओं को गुलाम बना लिया जाता था और उस शहर को पूर्णतया बर्बाद कर दिया जाता था। तो कहते थे कि जहां पर भी चंगेज खान जाता था ना, अपने साथ में बर्बादी लेके चलता था। जहां पर भी वो चला गया, वो पूरा का पूरा शहर उजड़ जाता था, वो पूरा का पूरा देश उजड़ जाता था, वहां के लोग बर्बाद हो जाते थे। और चंगेज खान कहते हैं कि इसकी क्रूरता इतनी ज्यादा थी। मैं बताता हूँ आपको एक किस्सा चंगेज खान की क्रूरता के बारे में। तो एक कहानी प्रचलित है कि एक बार चंगेज खान किसी जगह पर गया था और वहां पर उसने उस एरिया के जो शासक थे उसको हरा दिया था। उसके बाद में वो वहां पर घूम रहा था तो उसने देखा कि एक दूर एक महिला जो है वो रो रही है।
तो चंगेज खान को लगा कि रो क्यों रही है भाई, देख के आता हूं मैं, अच्छे आदमी थे, भले आदमी थे, गए देखने के लिए कि क्यों रो रही हो भाई, भाई क्या बहन। तो उसको पूछा कि आप क्यों रो रही हो। अब वो तो जानते नहीं चंगेज खान कौन है कौन नहीं है, उसकी तो अपनी पीड़ा थी। तो उसने अपनी पीड़ा बताई चंगेज खान को कि मेरा जो बेटा है ना वो कुएं में गिर गया। अब कुआं ज्यादा गहरा नहीं था, लेकिन इतना गहरा था कि वो महिला इसके उसके अंदर उसके बेटे को बाहर नहीं निकाल सकती थी और ना उसका बेटा बाहर आ सकता था, इतना गहरा था। तो उसने बोला कि ये जो मेरा बेटा है वो कुएं में गिर गया है और बाहर निकल नहीं पा रहा है। चंगेज खान ने बोला इतनी सी बात, बाहर ही तो निकालना है इसको, और मैं तो चंगेज खान हूं, अभी आपके बेटे को बाहर निकालता हूं मैं, इतनी सी तो बात है। तो उसने क्या किया, उसने अपना वो जो भाला होता है ना, जो बहुत बड़ा भाला होता है, लंबाई उसकी बहुत ज्यादा होती है, वो भाला लिया, कुएं में डाला, बच्चे के आर पार कर दिया और फिर बच्चे को ऐसे ऊपर लेके आ गया और फिर इसके सामने गिरा दिया कि ये लो तो आपका बच्चा। अब मैंने बाहर निकाल, आपने बोला था कि बाहर निकालना है, जिंदा निकालना है, मुर्दा निकालना है, ये तो आपने बोला ही नहीं, बाहर निकालने का बोला तो मैंने बाहर निकाल दिया। इस तरीके का तो एक कहानी है, ताकि आपके माइंड में चंगेज खान की इमेज बने कि चंगेज खान किस तरीके का क्रूर शासक था। चंगेज खान जिसको गिनीज खान भी कहते हैं, और आपने नाम सुना होगा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, वो उसी चंगेज खान के नाम पर है। चंगेज खान सबसे पहले एक, उसका कोई धर्म नहीं था, उसके बाद में वो कहते हैं कि बौद्ध धर्म की शमानिष्ठ शाखा से संबंधित हो गया था, फिर इसके जो वंशज थे उन्होंने इस्लाम ग्रहण कर लिया। फिर हम इसके बारे में पढ़ते हैं, चंगेज खान के बाद में हल्गू खां के बारे में पढ़ते हैं, हम जब अलाउद्दीन खिलजी पढ़ते हैं तो हम कुतलुक खां, बहुत सारे मंगोल संघर्ष, उसमें पूरा का पूरा अलग पार्ट पढ़ते हैं। तो मंगोल जो है वो हमारे दिल्ली सल्तनत में साथ में चलते रहेंगे, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि चंगेज खां का जो नेचर था वो बहुत ज्यादा क्रूर था। शहर बर्बाद, औरतें गुलाम, लड़कियां गुलाम, उनको बेच दिया जाता था, उनके साथ में शादियां कर लेते थे, उनको गुलाम बनाया जाता था, उनको शारीरिक प्रताड़ित किया जाता था, आदमियों का तो सर ही काट दिया जाता था और बच्चों को भी गुलाम बना के बेच दिया जाता था, शहर को देश को बर्बाद कर दिया जाता था। इस तरीके के क्रूर लोग थे मंगोल, कबीलाई लोग थे और बहुत ही नेक्स्ट लेवल क्रूर लोग थे। तो इस साल में क्या हुआ, 1210 से 1227 तक 7 साल में भारत पर मंगोल आक्रमण का खतरा था। अब वो खतरा कहां से आया था, क्यों आया था, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इन 7 साल में मंगोल आक्रमण का खतरा निरंतर दिल्ली सल्तनत पर बना रहा। उस खतरे से इल्तुतमिश कैसे लड़ता है, कैसे निपटता है, वो हम पढ़ेंगे दूसरे चरण में। तो मैं यहां पर लिखता हूं दूसरा चरण में क्या क्या इसने मंगोलों से दिल्ली का, क्योंकि इस समय इसने अपनी राजधानी दिल्ली स्थापित कर ली थी, दिल्ली का बचाव किया। तो 7 साल में मोटे मोटे तौर पर इन 7 सालों में हम पढ़ते हैं मंगोल संघर्ष के बारे में कि 7 साल में क्या हुआ, कैसे हुआ, उसकी कहानी हम आगे देखेंगे। फिर बात करते हैं तीसरे जीवन के चरण की। तो जो तीसरा चरण है वो इसका चलता है 1228 से 1236 यानी कि मृत्यु तक। और इस चरण में क्या करता है, वो शत्रुओं का नाश कर दिया, मंगोलों से दिल्ली का बचाव कर लिया। उसके बाद में उसके पास में जब शत्रु आपके खत्म हो चुके हो, जब आप मंगोलों से आपकी दिल्ली की सुरक्षा हो गई हो, तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप सीधी सी बात है अपने प्रशासन का सुदृढ़ीकरण करोगे, प्रशासन को मजबूत बनाओगे, बेहतर बनाओगे, और उसके अंदर नए नए आप जो नवाचार है वो करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, और जो भी अच्छी चीजें होगी आप उनको लागू करोगे और अपने प्रशासन में एक तरीके से उसको पूर्णतः व्यवस्थित करोगे। तो इस साल में भी इल्तुतमिश ने यही किया, प्रशासन को व्यवस्थित। क्यों? क्योंकि देखो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक तो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कुछ कर पाता, प्रशासन को संभाल पाता, उसको व्यवस्थित कर पाता, उससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक की लाहौर में मृत्यु हो जाती, जैसे कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। इसलिए और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में जो शासक बनता है वो बनता है इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ही वो पहला महत्वपूर्ण शासक था जिसने सारी चुनौतियों से निपटने के बाद में दिल्ली सल्तनत का जो है सुदृढ़ीकरण किया था, प्रशासन को व्यवस्थित किया था और बहुत सारे नवाचार किए थे जो हम आगे पढ़ेंगे। प्रशासन को व्यवस्थित किया, वह नवाचार अपनाए, कुछ नवाचार अपनाए थे, नवाचार, ठीक है। तो हम इल्तुतमिश के जीवन को हम नहीं, मैंने आपकी समझ के लिए कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, मैंने 3 चरणों में बांटा है इल्तुतमिश के जीवन को। 1210 से 1220 जिसमें वह यल्दौज और कुबाचा से लड़ता है, उसमें शत्रुओं का दमन करता है। दूसरे में 1210 से 1227 जिसमें वो मंगोलों से दिल्ली का बचाव करता है। और तीसरा चरण है 1228 से 1236 जिसमें वो प्रशासन को व्यवस्थित और सुदृढ़ीकरण करता है। और 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है और इल्तुतमिश के बाद में रुकनुद्दीन फिरोज शाह बनता है। और रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बाद में जो सुल्ताना बनती है, रजिया सुल्ताना, भारत की
मुस्लिम इतिहास की भारत में एकमात्र महिला शासिका रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान कौन थी, वो कैसे शासक बनी, क्या क्या घटनाएं होती है उनके उसके काल में, क्योंकि मुस्लिम आज भी जो मुस्लिम कम्युनिटी है वहां पर थोड़ा सा ऐसा माना जाता है कि महिला को शासन करने का अधिकार नहीं है। वर्तमान में भी थोड़ा बहुत ऐसी थिंकिंग है, माना जाता है। तो आप सोचिए मध्यकालीन भारत में एक एक महिला का, और वो भी ऐसे एक, हम पढ़ेंगे आगे चालीसा के बारे में, इल्तुतमिश ने एक एक दल का गठन किया था जिसमें 40 अमीर थे, उसको चालीसा कहा जाता था। और वो 40 दल इतना ज्यादा प्रभावी था, उस दल के प्रभावी होने के बाद में भी एक महिला शासक कैसे बनी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। रजिया सुल्ताना के बारे में हम पढ़ेंगे, कैसे उसका उत्कर्ष होता है, कैसे रजिया सुल्ताना का पतन होता है, फिर आगे क्या होता है वो सब हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन मैं बस आपको बता रहा हूँ कि इल्तुतमिश के बाद में रुकनुद्दीन फिरोज शाह शासक बनता है और फिर शासिका बनती है रजिया सुल्ताना। जैसा कि एल्फिंस्टन एक इतिहासकार हुए थे, वो कहते थे कि रजिया में एक सर्वश्रेष्ठ शासक के सब गुण विद्यमान थे, लेकिन उसके अंदर अगर कोई एक बुराई थी तो वो बुराई ये थी कि वह महिला थी। यानी कि एल्फिंस्टन ने जब रजिया का अध्ययन किया तो उसने कहा कि रजिया एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ शासिका थी, एक शासक में जो गुण होने चाहिए वो रजिया सुल्ताना में थे, सब गुण थे, बस एक ही बुराई थी कि वो महिला थी, वो लड़की थी, और उस समय महिला को, लड़की को शासक बनने का अधिकार नहीं था। वो हम रजिया सुल्ताना में पढ़ेंगे, लेकिन बस मैंने आपको एक फ्रेमवर्क के लिए बता रहा हूँ, आपकी माइंड में वो फ्रेमवर्क चलता रहे कि क्या था कैसे था। तो ये हमने इल्तुतमिश का परिचय देख लिया। उसके बाद में हम इल्तुतमिश के जो जीवन के जो चरण थे उसको मैंने 3 भागों में बांटा है, और बांटने के बाद में हमने देखा है कि किस चरण में क्या क्या हुआ। अब हम बात करेंगे इल्तुतमिश के जीवन के प्रथम चरण की, जिसमें पढ़ेंगे कैसे उसने शत्रुओं का नाश किया, कैसे संघर्ष होता है, क्या होता है वो पढ़ेंगे। एक बार आप देख लीजिए, फिर हम मैं ये जो है मिटाता हूं, देख लीजिए आप एक बार अच्छे से। चलो अब बात करेंगे इल्तुतमिश के जीवन के जो प्रथम चरण है उसकी, कि उसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, आखिर हुआ तो क्यों हुआ। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। प्रथम चरण, जिसको हमने कब से कब तक लिया है, 1210 से 1220 तक 10 साल की अवधि में हमने लिया है, जिसमें हम पहली बात करेंगे यल्दोज के साथ में संघर्ष। किसके साथ में, यल्दोज, यल्दोज के साथ में संघर्ष। यल्दोज कौन था, मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि यल्दोज कौन था, लेकिन फिर भी मैं एक बार वापस बता देता हूं कि जो गजनी है, कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मृत्यु हुई थी तो उसने अपने साम्राज्य को विभिन्न विभिन्न भागों में बांटा था। गौर को अलग बांटा था जहां पर मुइजुद्दीन शासक बनता है, गजनी को अलग बांटा था जहां पर यल्दोज को शासक बनाया जाता है, मुल्तान और उच्च को अलग बांटा था जिसमें कुबाचा को सुल्तान बनाया जाता है, और लाहौर और दिल्ली को अलग बांटा था जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक को शासक बनाया जाता है, और उसी कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी इल्तुतमिश बनता है। तो हम समझ में आ गया होगा आपको यल्दोज के साथ में संघर्ष। अब मैंने आपको एक बात और भी बताई थी कि इन सब जो साम्राज्य का विभाजन हुआ था उसमें यल्दोज बहुत ही वृद्ध व्यक्ति था, बहुत ही, उसकी उम्र दूसरों से बहुत ज्यादा थी, और वो ऐसा खुद को माना था कि मोहम्मद गोरी का अगर कोई वास्तविक उत्तराधिकारी है तो वो मैं हूं, क्योंकि एक तो मेरी उम्र बहुत ज्यादा है, मैं अनुभवी हूं, मैं वृद्ध हूं, और क्योंकि मैं गजनी का शासक जो मोहम्मद गौरी मुझे बना के गया है, तो एक तरीके से जो भारत का जो क्षेत्र है, जो मुल्तान और उच्च का जो क्षेत्र है, यानी कि जो संपूर्ण भारत का जो क्षेत्र है जो मोहम्मद गौरी द्वारा विजय किया गया था, उस पर ये ऐसा मानता था कि मेरा हक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक तक तो ये फिर भी शांत रहा था, क्योंकि इसको पता था कि कुतुबुद्दीन ऐबक भी बहुत ज्यादा प्रभावी है। लेकिन ऐबक की मृत्यु के बाद में इसको लगा कि अब सही मौका है इस पूरी की पूरी सत्ता को हड़पने का। तो जब इल्तुतमिश शासक बनता है तो यल्दोज ने पूरे के पूरे भारत के साम्राज्य पर, जो उस समय इल्तुतमिश के अधीन था, उस पर अपना दावा प्रस्तुत किया, लेकिन वो दावा इसका खारिज हो गया। जब इल्तुतमिश शासक बना तो इसने इल्तुतमिश को कुछ उपहार भेजे, कुछ ऐसी चीजें भेजी जिससे इल्तुतमिश को ये लगे कि आप मेरे अधीन हो। इल्तुतमिश ने बड़ी समझदारी से काम लेते हुए उस समय उन सब चीजों का ज्यादा रेस्पॉन्स नहीं दिया। फिर क्या होता है, फिर जैसे मैंने आपको बोला मंगोल, एक बार आपको मैं ना यहाँ पे संघर्ष समझा ही देते हैं। अगर हम मध्य एशिया का मैप देखते हैं ना, तो यहाँ पर एक सागर है जिसको बोलते हैं कैस्पियन सागर। अभी क्या है ना कि डिजिटल बोर्ड है नहीं तो मैं मैप दिखा नहीं सकता आपको, लेकिन जब आप मैप देखोगे ना तो मैप में एक जगह आपको देखने को मिलेगी कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर के इस साइड में
एक जगह है जिसको बोलते हैं भूमध्य सागर। भूमध्य सागर हमको पता है, यूरोप यूरोप में कोई भी सामान जाता था तो वो भूमध्य सागर से जाता था। भूमध्य सागर के ऊपर इटली है, इटली के बाद में वो संपूर्ण यूरोप में वो सामान जाता था। भूमध्य सागर के नीचे मिस्र है। तो वो सारे सारी जगह है। आपको बस ये याद रखना है कि भूमध्य सागर इस साइड है, इसके थोड़ा सा ऊपर कैस्पियन सागर है। और अगर यहाँ पे बात की जाए, कैस्पियन सागर है, यहाँ पे है मध्य एशिया, ये मध्य एशिया। यहाँ पर मान लेते हैं पश्चिम एशिया, ठीक है। और इसी पश्चिम एशिया के ऊपर है चीन। और चीन के ऊपर जो ये क्षेत्र है, इस यहाँ पर एक जगह है जिसको बोला जाता है मंगोलिया। और मंगोल इसी मंगोलिया नामक जगह से संबंधित थे। अब मंगोलों ने क्या किया, चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने कब से कब तक, 1206 से 1227 तक। 1227 में चंगेज खान की मृत्यु हो जाती है, तो ऑलमोस्ट 1227 तक। और 1227 के बाद में भी जब चंगेज खान के उत्तराधिकारी हुए तो 1305 तक, यानी कि 1206 में मंगोलों को चंगेज खान ने एक किया। मंगोल विभिन्न कबीलों में विभाजित थे और उन सभी कबीलों को चंगेज खान एक करता है और उनको एक करके वह अपना साम्राज्य विस्तार करता है। चंगेज खान की मृत्यु हो जाती है 25 अगस्त 1227 को। उसके बाद में उसके वंशज बनते हैं और वंशज कम से कम 100 साल के अंदर, यानी कि 1206 से 1306 या 1305 तक वो संपूर्ण मध्य एशिया पर मंगोलों का शासन स्थापित हो जाता है। इस संपूर्ण क्षेत्र पर मंगोल अपना अधिकार कर लेते हैं। तो ये पूरा क्षेत्र, इसमें हम ये बोल सकते हैं कि जो कैस्पियन सागर है और यहाँ तक संपूर्ण जो ये क्षेत्र है वो मंगोलों के अधीन में आ जाता है। मंगोलों के अधीन कब आता है ये ऑलमोस्ट 1306 तक आ जाता है। अब हमने यहाँ पे लिखा है मध्य एशिया। मध्य एशिया में एक जगह आ रही है जिसको कहते हैं हम इराक। इराक पर जिसका शासन था, यानी कि जैसे हम सल्तनत काल पढ़ते हैं तो सल्तनत काल के शासक को सुल्तान कहा जाता है। हमने पढ़ा भी है कि जो मुगल थे उन्होंने बादशाह की उपाधि ली थी, और जो सल्तनत काल के जो शासक थे, क्योंकि वो खलीफा से एक मंसूर प्राप्त करते थे, एक वैधानिक पत्र प्राप्त करते थे, और खलीफा की सत्ता को सल्तनत कहा जाता था। और उसी सल्तनत के अधीन रहकर ये शासक कार्य करते थे, इसलिए खुद को सुल्तान कहते थे। वैसे ही इराक में जो शासक था वह खुद को शाह कहता था। क्या कहता था? शाह। जैसे हमारे अमित शाह है ना, वैसे ही वो भी शाह कहते थे। और उस समय ये जो क्षेत्र था इराक के आसपास का क्षेत्र, इसको कहा जाता था ख्वारिज्म। क्या कहा जाता था? ख्वारिज्म। ख्वारिज्म कहा जाता था, ठीक है। फिर क्या हुआ, यहां से हमारे बहुत ही जो अच्छे व्यक्ति थे चंगेज खान। चंगेज खान जो कि बहुत ही दयालु किस्म के व्यक्ति थे, ये क्या करते हैं, अपनी दया का प्रचार करने के लिए आक्रमण करते हैं यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, यहां पर। मध्य एशिया में उस समय इराक के शाह का शासन था, उस पूरे क्षेत्र को ख्वारिज्म कहा जाता था। यहाँ पर करता है, किसका आक्रमण होता है? चंगेज खान का आक्रमण होता है। तो इस समय जो इराक का जो शाह था, इराक का शाह था, उसका जो राजकुमार था, अब राजकुमार का नाम मैं लिख रहा हूं यहां पर, राजकुमार जलालुद्दीन मांगबरनी, ठीक है। ये ख्वारिज्म के शाह का नाम अलाउद्दीन था, अलाउद्दीन का ही पुत्र था जलालुद्दीन मांगबरनी। जब मंगोलिया से चंगेज खान मध्य एशिया पर आक्रमण करता है, इराक के शाह को पराजित करता है, जिसमें इसके पिता की तो मृत्यु हो जाती है, लेकिन ये वहां से भाग जाता है। कौन भाग जाता है? राजकुमार जलालुद्दीन मांगबरनी भाग जाता है। भागता कहां पर है? तो यहाँ पर पश्चिम एशिया में हमने पढ़ा था, एक जगह है, कौन सी जगह है? गजनी जगह पे आ जाता है। ये भाग के कहाँ आता है? गजनी आता है, ठीक है। गजनी आता है। गजनी पे कौन बैठा था? यलदौज। हमने पढ़ा पहले पिछले कक्षा में कि गजनी में था यलदौज। तो यलदौज को फिर ये क्या करता है, मांगबरनी क्या करता है, पराजित करते हैं कि भाई निकल यहां से, ठीक है।
क्योंकि मेरी जगह पर तो चंगेज खान ने अधिकार कर लिया है, अब मेरे को तो रहने के लिए कोई जगह चाहिए होगी ना, तो आप यहां से निकलो। तो राजकुमार जलालुद्दीन मांगबरनी, क्योंकि मध्य एशिया का जो ख्वारिज्म का जो क्षेत्र था उस पर चंगेज खां आक्रमण करता है और ख्वारिज्म का जो शाह था उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसका पुत्र यानी कि जो राजकुमार है जलालुद्दीन मांगबरनी जैसे तैसे भाग जाता है। भागने के बाद में वो आक्रमण करता है गजनी पर, और गजनी पर शासक होता है यलदौज का। यलदौज हो जाता है पराजित। अब यलदौज हो गया पराजित, अब क्या होगा आगे, सीधी सी बात है। तो मैं ये ऐसे लिख रहा हूं आगे करके, ऐसे है ना, आप समझ आना कि ये नेक्स्ट है यहाँ पे। अब यलदौज क्या करता है, यलदौज फिर बोलता है कि भाई चंगेज खान ने इसको यहां से निकाला तो ये यहाँ पे आ गया मेरे पास में, अब मेरे को निकाला है तो मैं कहाँ पे जाऊंगा, तो मैं जाऊंगा भारत पर, क्योंकि ये मानता था कि भारत पर मेरी सत्ता है, वास्तविक जो शासक हूँ मैं हूँ, क्योंकि मोहम्मद गौरी गजनी का शासक मुझे बना के गया था, और इसलिए क्योंकि मैं वृद्ध भी हूँ, मैं मेरे पास बहुत ज्यादा अनुभव भी है, तो मैं डिजर्व करता हूँ भारत का शासक बनना। तो जब ख्वारिज्म के शासक राजकुमार जलालुद्दीन मांगबरनी ने यलदौज को पराजित कर लिया, तो फिर यलदौज जाता है, कहाँ जाता है, भारत। यह आता है भारत पर। भारत पर आता है, भारत पर आक्रमण, भारत पर आने के बाद में इल्तुतमिश को कहता है कि देखो भैया, ये जो आपका क्षेत्र है ना, ये मेरा है और इस पर वास्तविक अधिकार मेरा होना चाहिए। तो इल्तुतमिश बोलता है कि क्यों, क्यों होगा आपका अधिकार, कि बस ऐसे ही मैं बोल रहा हूं तो होना चाहिए, मैं मानता हूं कि मैं इस क्षेत्र का वास्तविक अधिकारी हूं, तो मेरा अधिकार होना चाहिए। इल्तुतमिश ने कहा नहीं, मैं तो नहीं दूंगा। क्या कर लोगे तुम, कोर्ट में केस तो कर नहीं सकते थे, मध्यकाल चल रहा है, लोकतंत्र तो था नहीं, सैन्य तंत्र था। तो उस समय इसने बोला चलो फिर युद्ध करते हैं। युद्ध होता है, कौन सा युद्ध होता है, तराइन का तृतीय युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, और तराइन का तृतीय युद्ध होता है इसी यलदौज और कुतुबुद्दीन का इल्तुतमिश के बीच में। कब होता है, 1215-16 में, यानी कि 1215 के अंत में शुरू होता है, 1216 के स्टार्ट में खत्म हो जाता है। और कुछ लोगों को मतभेद भी रहता है कि 1215 में हुआ या 1216 में हुआ, वो डेट आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन 1215-16 में ये युद्ध होता है तराइन का तृतीय युद्ध, जिसमें यलदौज को पराजित कर लिया जाता है। पराजित करने के बाद में यलदौज को कहाँ फेंका तो नहीं जाता है, सॉरी, उसके बाद में जो यलदौज है उसको कैद कर लिया जाता है, और कैद करके बदायूं भेज दिया जाता है। बदायूं वही जगह है जहां पर शासक बनने से पूर्व इल्तुतमिश उसका इक्तादार था, शासक था। बदायूं पे भेजते हैं, और कुछ समय बाद में इसकी जो यलदौज की है वो हत्या कर दी जाती है, और यलदौज का चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। ठीक है, यलदौज गजनी, गजनी से खदेड़े, खदेड़े जाने के बाद, के बाद इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश को संदेश भिजवाता है, क्योंकि अब बेचारी की जो क्षेत्र था गजनी का वो तो ले लिया, तो इसको भी तो शासन करने के लिए क्षेत्र तो चाहिए ना। इल्तुतमिश को संदेश भेजता है, संदेश भेजता है कि भैया इल्तुतमिश, मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूं, तो आओ युद्ध करते हैं। संदेश भेजता है जिसमें, जिसमें वह भारत के क्षेत्र पर अपना अधिकार, अधिकार जमाता, अधिकार का दावा करता है। बर्फ थोड़ी ना जो जमा देगा, अधिकार का दावा करता है। अब इल्तुतमिश भी तो अच्छा शासक था, उसके अंदर प्रतिभा थी, उसके अंदर कौशल था, गुण था, इसलिए वो दिल्ली का सुल्तान बना था। तो ऐसे तो छोटा बच्चा तो है नहीं ना कि दे देगा इसको, तो इसने कहा कि मैं तो दूंगा नहीं भाई। कि गौरी, इसने कहा कि मैं गौरी का वास्तविक अधिकारी हूँ। तो इल्तुतमिश कहता है कि गौरी कहाँ पर है, तो वो तो मर गया, तो कि जब गौरी नहीं तो कैसे आप उसके उत्तराधिकारी हो गए, जिसका आप दावा कर रहे हो वो खुद मर गया है, उसकी पूरी पूरी सत्ता नष्ट हो गई है, उसके उत्तराधिकारियों की सत्ता नष्ट हो गई है, तो आप ऐसे शासक का दावा कैसे कर सकते हो। इसने बोला मैं तो भी करूंगा। तो फिर होता है दोनों के बीच में युद्ध। कौन सा युद्ध, तराइन का तृतीय युद्ध, 1215-16 में युद्ध होता है। कौन सा, तराइन का युद्ध। ये यहां पे मैं लिख रहा हूं, तराइन का
तराइन का तृतीय युद्ध। तराइन का तृतीय युद्ध 1215 से 16 के बीच में माना जाता है कि हुआ था। किन किन के बीच में हुआ था? एक साइड में थे यल्दोज, दूसरे साइड में थे इल्तुतमिश। ये दोनों आते हैं तराइन नामक स्थान पर, जहां पर तराइन का तृतीय युद्ध होता है। किन किन के बीच में होता है? यल्दोज के बीच में होता है, इल्तुतमिश के बीच में होता है। मैंने आपको पूरी कहानी बताई है कि यल्दोज क्यों आया था, या गजनी पर, पश्चिम एशिया पर किसका अधिकार होता है, ख्वारिज्म का शाह कौन था, मंगोलिया से कहां पर आए थे, किस क्षेत्र पर चंगेज खान का अधिकार होता है, मंगोलों का अधिकार होता है। चीन के ऊपर मंगोलिया स्थित है, यहाँ पर भूमध्य सागर है, और भूमध्य सागर के ऊपर ना यहाँ पर यूरोप है। ठीक है, ये यहाँ पर यूरोप है। तो इस तरीके से रफ मैप है ताकि आपके माइंड में रहे, तो आपको पता रहे। तो यहाँ पर हमारा प्यारा भारत, तो वो यहाँ पर आता है। तो मैप सही नहीं बनता है मेरे से, बट आप समझ जाना कि यहाँ पर होता है हमारा भारत। तो ये फिर आता है कहाँ पर? पराजित होने के बाद में भारत पर। भारत पर आने के बाद में यल्दोज बोलता है इल्तुतमिश को कि आपका क्षेत्र मुझे दे दो। ठीक है, जैसे गब्बर बोलता है कि ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, तो ये भी बोलता है कि ये जो क्षेत्र है ना वो मुझे दे दे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश बोलता है कि नहीं भाई, मैं नहीं दूंगा। दोनों के बीच में युद्ध होता है, तराइन का तृतीय युद्ध 1215 और 16 में। इसमें क्या होता है, परिणाम क्या निकलता है? यल्दोज भाई साहब हो जाते हैं पराजित। यल्दोज पराजित। पराजित होने के बाद में इनको भेजा जाता है बदायूं, और इसी बदायूं में इनकी कुछ समय बाद में हत्या कर दी जाती है। ठीक है, कुछ समय बाद हत्या। तो यल्दोज का मैटर यहीं पर खत्म हो जाता है। यल्दोज के साथ में संघर्ष हमने पढ़ा प्रथम चरण में, संघर्ष यल्दोज का, कि यल्दोज कौन था, क्या था, कैसे था, क्या मानता था खुद को, क्यों आया था गजनी से भारत। गजनी से भारत आने के बाद में उसने क्या बोला, इल्तुतमिश की क्या प्रतिक्रिया रही, उसके बाद में दोनों के बीच में कौन सा युद्ध होता है, उस युद्ध में यल्दोज कैसे पराजित होता है, कैसे उसकी हत्या कर दी जाती है। तो यल्दोज का चैप्टर इसके साथ में खत्म। अब हम बात करते हैं दूसरे संघर्ष की, जो कि होता है कुबाचा के साथ में। नासिरुद्दीन कुबाचा, ये यल्दोज के साथ में, यहाँ पर लिख लेते हैं, जगह पढ़िए ना यहाँ पे। दूसरा कुबाचा, जिसका पूरा नाम था नासिरुद्दीन कुबाचा। कुबाचा के साथ संघर्ष। ठीक है, अब कुबाचा, जैसे हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि मोहम्मद घोरी द्वारा जो मुल्तान और उच्च का जो क्षेत्र था उसका प्रांतपति कुबाचा को बनाया गया था। और कुबाचा ने क्या किया? कुबाचा ने जैसे ही तराइन का तृतीय होता है 1215 और 16 में, इसको लगा कि यल्दोज तो मर गया है और कुतुबुद्दीन वापस दिल्ली चला गया है। तो इसने, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर ली थी। पहले लाहौर थी, मैंने पिछले कक्षा में बात भी की थी कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो लाहौर थी, और जो सैन्य राजधानी थी वो दिल्ली थी। लेकिन इल्तुतमिश का मुख्य केंद्र दिल्ली था, उसने अपना मुख्य केंद्र दिल्ली को बना लिया था। तो इसने मौका देखकर चौका मारा और लाहौर पर अधिकार कर लिया। किसने कर लिया? कुबाचा ने कर लिया, क्योंकि इसको यल्दोज का तो डर था नहीं। यल्दोज जो थे वो तो मारे जा चुके थे तराइन के तृतीय युद्ध में, और इल्तुतमिश वापस दिल्ली चला गया था। तो इसने मौका देख के लाहौर पर अपना अधिकार कर लिया। और जब लाहौर पर अधिकार कर लिया तो लाहौर तो एक तरीके से इल्तुतमिश के क्षेत्र के अधीन था। तो उसको गुस्सा आया, उसने फिर अपने बेटे नासिरुद्दीन मोहम्मद को भेजा कि भाई आप जाओ और जो इसने हमारे क्षेत्र पर अधिकार किया है वो क्षेत्र वापस जीत के आओ और इसको पराजित करके आओ। नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली से जाता है। कुबाचा, उसको पता चलता है कि युद्ध होने वाला है, तो वो भी आता है। 1217 में मंसूरा का युद्ध होता है, जिसमें कुबाचा पराजित हो जाता है। कुबाचा पराजित तो हो गया, लेकिन कुबाचा का पूर्ण दमन किया जाता उससे पूर्व ही चंगेज खान की समस्या पैदा हो जाती है। तो उस समय इल्तुतमिश सिर्फ और सिर्फ कुबाचा को पराजित करता है, इससे आगे वो ज्यादा कुछ भी कर नहीं पाता है। फिर उसके बाद में 1227 में जब मंगोलों की समस्या समाप्त हो जाती है, भय समाप्त हो जाता है मंगोलों का, तो इल्तुतमिश को याद तो रहता है कि कुबाचा का भी मुझे दमन करना है। तो मंगोल समस्या समाप्त होने के बाद में जब पूरा का पूरा इल्तुतमिश को ये भय से मुक्त हो जाता है कि अब हम मंगोलों से स्वतंत्र है, मंगोलों का हमें खतरा नहीं है, तब वापस अपना फोकस इल्तुतमिश लाता है कुबाचा पर। 1228 में आक्रमण करता है कुबाचा पर। कुबाचा हारता है, संधि का प्रस्ताव भेजता है, स्वीकार नहीं करता है इल्तुतमिश। कुबाचा सिंधु नदी में कूद के आत्महत्या कर देता है, और इसके साथ में कुबाचा का भी चैप्टर क्लोज।
जो इसके क्षेत्र थे मुल्तान, उच्च, इस पर इल्तुतमिश अपना अधिकार करके इनको अपने क्षेत्र अधिकार में लेके ले लेता है और उस पर अपना एक प्रशासक नियुक्त करता है जुनैदी करके। तो बस ये बातें हमें याद रखनी है। कुबाचा में कौन कौन सी बातें याद रखनी है, तो देखो मैं लिखता हूं यल्दोज। अब ना आप समझ जाना, मैंने आपको स्टोरी बता दी है। यल्दोज की मृत्यु हो गई, मृत्यु के बाद कुबाचा कुबाचा लाहौर पर अधिकार करता है, लाहौर पर अधिकार करता है। और लाहौर किसके क्षेत्र के अधीन था? इल्तुतमिश के क्षेत्र के अधीन था, याद रखना आप। उसके बाद में क्या होता है? सेकंड क्या होता है? इल्तुतमिश इल्तुतमिश अपने पुत्र पुत्र इस पुत्र का नाम था नासिरुद्दीन नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद को भेजता है को भेजता है। फिर क्या होता है? फिर कुबाचा वर्सेस नासिरुद्दीन महमूद, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। तराइन के तृतीय युद्ध के 1 साल के बाद में, यानी कि होता है कौन सा युद्ध? मंसूरा का युद्ध। मंसूरा का युद्ध कब होता है? तराइन के युद्ध के 1 साल के बाद में, यानी कि 1217 में युद्ध होता है। किसके बीच में होता है? नासिरुद्दीन महमूद जो कि था इल्तुतमिश का पुत्र, और कुबाचा के बीच में होता है। क्यों होता है? क्योंकि कुबाचा ने यल्दोज की मृत्यु के बाद में और इल्तुतमिश के दिल्ली जाने के बाद में जो लाहौर था, जो कि इल्तुतमिश का क्षेत्र था, उस पर अधिकार कर लिया था और इल्तुतमिश अपने क्षेत्र को वापस प्राप्त करना चाहता था। तो वो भेजता है अपने योग्य बेटे नासिरुद्दीन महमूद को, वो जाता है। दोनों के बीच में, कुबाचा और नासिरुद्दीन महमूद के बीच में 1217 में मंसूरा का युद्ध होता है, जिसमें कुबाचा पराजित होता है। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम कुबाचा पराजित कुबाचा पराजित हो जाता है। कुबाचा पराजित होने के बाद में क्या होता है? तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, तभी क्या होता है? मंगोल समस्या पैदा हो जाती है। मंगोल समस्या के कारण कुबाचा का पूर्ण दमन नहीं होता है। पूर्ण दमन नहीं होता है। पूर्ण दमन नहीं होता है। तो फिर अब ये 1217 की बात थी, एग्जैक्टली 10 साल बाद में क्या होता है? 1227 में मंगोल खतरा टल जाता है। ठीक है, यानी कि अब मंगोलों का भय इल्तुतमिश को नहीं था, मंगोल खतरा टल जाता है। तो फिर क्या होता है? फिर वापस कुबाचा पर अभियान होता है। कब होता है? मंगोल खतरा कब टलता है? 1227 में। तो उसके 1 साल बाद में अभियान होता है 1228 में। इस अभियान में यहीं पे लिख लेता है। ठीक है, मैं डेट लिख रहा हूं 1228। इल्तुतमिश आक्रमण करता है कुबाचा पर, क्योंकि उस समय कुबाचा का पूर्ण दमन कर नहीं पाया था और कुबाचा बीच में उछल भी रहा था। और हम जब हम मंगोल समस्या पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि कैसे जो मंगोल है चंगेज खान, वो वापस गजनी पर आक्रमण करता है, जहां पर राजकुमार जलालुद्दीन मांगबरनी शासक कर रहा था। फिर वहां से जलालुद्दीन मांगबरनी भाग के आता है हमारे भारत की सीमा पर। और क्योंकि वो भारत की सीमा पर आता है, इसलिए इल्तुतमिश को लगा कि अब मंगोल भी भारत की सीमा पर आएंगे। और मंगोल भारत की सीमा पर आते हैं, सिंधु नदी बीच में होती है, जिसके एक साइड में होता है जलालुद्दीन मांगबरनी और एक साइड में होते हैं मंगोल। बट अब कहते हैं कि शुक्र था भगवान का, खुदा का, जिसका भी शुक्र था, लेकिन मंगोल आक्रमण नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आगे पढ़ेंगे, सब अभी बता दूंगा, तो फिर आगे बताने के लिए क्या रहेगा।
तो आगे बताऊंगा मैं, लेकिन बस मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि मंगोलों के अभियान के कारण कुबाचा की शक्ति काफी कमजोर हो गई थी। और जब मंगोलों का डर टल जाता है तो उसके बाद में 1 साल बाद में 1228 में इल्तुतमिश कुबाचा कुबाचा को पराजित करता है। अब ऐसी ये कोई जगह वगैरह नाम याद रखने की जरूरत है नहीं कि कौन सा युद्ध था क्या था। इल्तुतमिश कुबाचा को पराजित करता है। अब कुबाचा पराजित हो जाता है तो फिर ये क्या करता है, ये बोलता है कि संधि कर लो, कि मैं हार गया हूं, मैं आपके अधीन रह के शासन करना चाहता हूं, क्योंकि इसको पता था कि अब मेरी मृत्यु होने वाली है, मैं पराजित हो गया हूं, तो इल्तुतमिश मुझे छोड़ेगा नहीं। तो ये बोलता है कि भाई संधि कर लेते हैं। इल्तुतमिश बोलता है कि नहीं करेंगे। तो फिर इसको लगता है डर, ये भागता है, भागते भागते सिंधु नदी में कूद जाता है। उस समय सिंधु नदी का प्रभाव बहुत ज्यादा था, तो ये जो कुबाचा है वो उस प्रभाव को सहन नहीं कर पाता है, और शायद शायद क्या हो सकता है इसको तैरना भी नहीं आता होगा, इसलिए सिंधु नदी में कूदने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है, जिसको लोग बोलते हैं सुसाइड, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये जानबूझ के कूदा था। इसको लगा था कि शायद मैं बच जाऊंगा, एक तरीके से सुसाइड ही था, लेकिन नहीं बच पाता है। सिंधु नदी में कूदने के बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। कुबाचा को पराजित करता है। अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे संधि प्रस्ताव भेजता है। उसके बाद में अस्वीकार कौन करता है, इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश। फिर ये क्या करता है, कुबाचा जो है, कुबाचा सिंधु नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेता है, आत्महत्या करता है, ठीक है। तो यहां पर कुबाचा का चैप्टर भी क्लोज हो गया। अब एक लास्ट पॉइंट जो हमको लिखना है यहां पर, कुबाचा कहाँ का प्रांतपति था, तो मुल्तान और उच्च का प्रांतपति था। अब कुबाचा की मृत्यु हो जाती है तो जो मुल्तान और उच्च के जो क्षेत्र थे वो किसके अधीन आ जाते हैं, इल्तुतमिश के अधीन आ जाते हैं, क्योंकि पराजित कौन करता है, इल्तुतमिश करता है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, कुबाचा कुबाचा की मृत्यु के बाद मुल्तान और उच्च और लाहौर क्यों, क्योंकि लाहौर पर इसने अधिकार किया था पहले। तो ये जो तीनों क्षेत्र थे, मुल्तान, उच्च और लाहौर, इसके बाद में भी लाहौर को लेकर इन दोनों के बीच में तनाव चलता रहा था, क्योंकि मंगोल समस्या थी, इसलिए इल्तुतमिश ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। उसको लगा कि अभी रिस्क नहीं लेना है, एक बार मंगोलों का खतरा टल जाता है फिर इसको बाद में आराम से निपटा लेंगे। तो कुबाचा की मृत्यु के बाद में जो कुबाचा के क्षेत्र थे, मुल्तान, उच्च व लाहौर को इल्तुतमिश अपने राज्य में मिला देता है। और इसके बाद में यहाँ का जो प्रशासक बनाता है वो किसको बनाता है, प्रशासक इस क्षेत्र का, किस क्षेत्र का, मुल्तान, उच्च और लाहौर का प्रशासक किसको बनाता है, जुनैदी को। जुनैदी इल्तुतमिश का एक बहुत ही नजदीकी अमीर मान सकते हो, जिसके ऊपर इल्तुतमिश काफी भरोसा करता था, और उसी जुनैदी को मुल्तान का, उच्च का और साथ ही साथ में लाहौर का प्रांतपति बना दिया जाता है, और इन 3 क्षेत्रों को शामिल कर लिया जाता है इल्तुतमिश द्वारा अपने राज्य अधिकार में। तो यहाँ पर हमने प्रथम चरण के बारे में बात की, जो कि 1210 से 1220 तक चला था, जिसमें हमने यल्दोज के साथ संघर्ष को पढ़ा, पूरी की पूरी पृष्ठभूमि समझी, क्या हुआ कैसे हुआ। उसके बाद में हमने पढ़ा कुबाचा के साथ में संघर्ष। ये ध्यान रखना, यहाँ पे आप अगर देख रहे हो तो आपको पता ही होगा कि यल्दोज की ये यहाँ पे ऐसे है, ये पहले ये पॉइंट है ना, यल्दोज की मृत्यु के बाद कुबाचा लाहौर पर अधिकार करता है। अधिकार किया तो इल्तुतमिश अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद को भेजता है। कुबाचा वर्सेस नासिरुद्दीन महमूद के बीच में मंसूरा का युद्ध होता है, जिसमें कुबाचा पराजित होता है, लेकिन मंगोल समस्या के कारण पूर्ण दमन नहीं होता है, ठीक है। मंगोल समस्या के कारण ये ना, मैं यहाँ पे 1 मिनट, हाँ ये लाइन खींच लेता हूँ ना।
कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पर। ये यलदोज वाला मैटर है, ये यलदोज वाला मैटर, ये ठीक है। और ये कुबाचा वाला है। 1217 में मंसूरों का युद्ध होता है जिसमें कुबाचा पराजित होता है। उसके बाद में मंगोल समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो पूर्ण दमन नहीं होता है। फिर क्या होता है, 1227 की बात आती है। ये दूसरा पॉइंट है, भ्रमित मत होना। वैसे वीडियो अगर आप देख रहे हो पूरा, जो कि आई होप कि आप देख रहे होंगे, तो आपको पता रहेगा कि कौन सा सीक्वेंस कब है, लेकिन फिर भी मैं एक बार लिख लेता हूँ। दूसरा पॉइंट ये है, 1227 में जब मंगोल खतरा टल जाता है तो कुबाचा पर अभियान होता है। 1228 में, एक साल के बाद में, 1228 में इल्तुतमिश कुबाचा को पराजित करता है। कुबाचा संधि का प्रस्ताव भेजता है जिसको इल्तुतमिश अस्वीकार करता है। उसके बाद में जो कुबाचा है वो सिंधु नदी में कूदकर आत्महत्या कर देता है। और इसके साथ ही जो कुबाचा के जो क्षेत्र होते हैं, क्योंकि कुबाचा की मृत्यु हो जाती है, तो मुल्तान, उच्च और लाहौर के क्षेत्र को इल्तुतमिश अपने राज्य में मिला देता है और उनको अपने राज्य में मिला के प्रशासक नियुक्त करता है जुनैदी को। किसको नियुक्त करता है? जुनैदी को। और इसके साथ में एक और पॉइंट है जो लिखना तो है, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे तीसरा पॉइंट मैं लिख रहा हूं कुबाचा वाले का कि 1228 में सिंध शासक, क्योंकि मुल्तान, उच्च और लाहौर सिंध के पास में ही थे, सिंध शासक को भी डर था कि भाई इल्तुतमिश के अधिकार में मुल्तान आ गया है, लाहौर आ गया है और उच्च आ गया है, ऊपर से यहाँ इस साइड से मंगोलों का भी खतरा है, तो मुझे इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। इल्तुतमिश की अधीनता सिंध का शासक स्वीकार करता है। सिनानुद्दीन हब्स करके उसका नाम था, सिंध का शासक था, वो अधीनता स्वीकार करता है। लेकिन इल्तुतमिश सिंध का पूर्ण विलय नहीं करता है अपने राज्य में। इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसको लगा कि दिल्ली सल्तनत के बीच और मंगोलों के बीच में एक बफर स्टेट रहना चाहिए। बफर स्टेट मतलब कि दो शक्तियों के बीच में एक ऐसा राज्य जो उन दोनों को आपस में लड़ने से दूर रखता है, या फिर अगर युद्ध होता है तो पहले उसको पता चल सके, पहले उस राज्य पे आक्रमण होगा, ना कि पहले जो है मेन राज्य पर। तो क्या होता है, 1228 में सिंध शासक सिनानुद्दीन हब्स, कब्ज नहीं, हब्स, सिनानुद्दीन हब्स 1228 में, जो कि सिंध का शासक था, इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार करता है। लेकिन इल्तुतमिश इसका पूर्ण विलय नहीं करता है। पूर्ण विलय ना करके सिंध को बफर स्टेट, BUFFER, बफर स्टेट बनाया गया, ठीक है, बनाया गया इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश ने यहाँ पर समझदारी से काम लेते हुए, भले ही सिंध के शासक सिनानुद्दीन हब्स ने अधीनता स्वीकार की, फिर भी सिंध का पूर्ण विलय नहीं किया। क्यों नहीं किया? अब मैं वापस यहाँ पे एक चीज आपको बस कॉन्सेप्ट के लिए समझा रहा हूँ, फिर मिटा दूंगा मैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे थे मंगोल, मध्य एशिया के, मैंने बोला ना मध्य एशिया पर मंगोल अपना अधिकार स्थापित कर लिए थे। फिर यहाँ पे था सिंध, ठीक है, और सिंध के आगे था भारत। अब मंगोल और भारत यानी कि दिल्ली सल्तनत और मंगोलों के बीच में जो एक बीच की जो कड़ी थी वो कौन सी थी? सिंध। तो इल्तुतमिश को लगा कि अगर मैं सिंध पर भी अधिकार कर लूंगा तो फिर भारत की जो सीमा है वो मंगोलों की सीमा के साथ में लग जाएगी। फिर एक तरीके से हो सकता है कि मंगोलों के साथ में संघर्ष अवश्य भावी हो जाए, क्योंकि जब मंगोलों को लगेगा कि हमारे क्षेत्र के पास में एक बहुत ही बड़ा राजा का शासन है, तो उनको खतरा महसूस होगा, और खतरा महसूस होगा तो मंगोल आक्रमण करेंगे। और मंगोल उस समय मैंने आपको बताया कितने क्रूर थे। मंगोलों की क्रूरता, मंगोलों की जो सैन्य क्षमता थी वो काफी ज्यादा थी, तो उसके सामने उस समय तो कोई टिक नहीं सकता था। इसलिए इल्तुतमिश ने क्या किया कि सिंध पर पूर्ण अधिकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वह नहीं चाहता था कि मंगोलों के साथ में
दिल्ली सल्तनत की सीमा लगे और मंगोलों का और इल्तुतमिश का युद्ध हो। इसलिए भले ही अधीनता स्वीकार करने के बाद में सिंध को इसने किसने इल्तुतमिश ने क्या बनाया, बफर स्टेट। बफर स्टेट, बफर स्टेट यानी कि दो महत्वपूर्ण शक्तियों के बीच में एक छोटा सा जो क्षेत्र होता है जो इन दोनों के संघर्ष को कम करता है। कम कैसे करता है, मंगोलों का भी सिंध पर अधिकार नहीं था तो अभी तक इल्तुतमिश भी सेफ फील कर रहा था। इल्तुतमिश ने सिंध पर अधिकार नहीं किया तो मंगोलों को लगा कि चलो ठीक है, सिंध पर अभी भी एक छोटे से जो राजा है उसका शासक है, किसी बड़ी सत्ता का शासन नहीं है, तो उनको भी खतरा महसूस नहीं हुआ। इसलिए सिर्फ और सिर्फ इसीलिए 1228 में जब सिंध के शासक सिनानुद्दीन हफ्स ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार की, फिर भी इल्तुतमिश ने समझदारी का परिचय देते हुए सिंध को अपने अपने राज्य में पूर्ण विलय ना करके एक बफर स्टेट का दर्जा देके मंगोल और दिल्ली सल्तनत के बीच में रखा। तो हमने आज इल्तुतमिश का परिचय पढ़ा। परिचय में हमने उसकी पूरी की पूरी जीवन यात्रा पढ़ी, उसको कौन कौन से नामों से पुकारा जाता है और उसके कुछ विशेष तथ्य क्या क्या थे हमने उनको पढ़ा। फिर उसके बाद में हमने इल्तुतमिश के जीवन को 3 चरणों में बांटा है, जिसमें से पहले चरण को हमने पढ़ लिया है, जिसमें हमने यल्दौज के साथ में संघर्ष को पढ़ा, हमने कुबाचा के साथ में संघर्ष को पढ़ा। एक एक चीज को बहुत ही डिटेल और बारीकी से समझा, एक एक फैक्ट को मैंने बोर्ड पे लिखा है और आई होप कि आप भी या तो नोट कर रहे होंगे, नोट ना करो तो प्लीज नोट कर लेना। अगर मैं लिख सकता हूं तो आप भी लिख सकते हो, तो आप ये चीजें लिख लेना। तो अब हम कल बात करेंगे दूसरे चरण के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे मंगोलों के साथ में संघर्ष और साथ ही साथ इल्तुतमिश अपनी सत्ता को वैधानिक मान्यता यानी कि जो उसका शासन होता है उसको वैलिडिटी कैसे प्रदान करता है, कैसे वो खलीफा से मंसूर प्राप्त करता है, कब प्राप्त करता है, फिर क्या होता है। हम वो दोनों पॉइंट कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, मंगोलों के साथ में संघर्ष और इल्तुतमिश द्वारा जो मानाभिषेक की प्राप्ति होती है खलीफा के। क्योंकि इल्तुतमिश अभी तक दिल्ली सल्तनत को खलीफा से मान्यता प्राप्त नहीं हुई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक प्राप्त करता मान्यता, उससे पहले उसकी मृत्यु हो जाती है और 1228 तक इल्तुतमिश बहुत सारे संघर्षों में उलझा रहता है। 1228 में जब इल्तुतमिश अपनी सारी समस्याओं से मुक्त हो जाता है तब वह खलीफा से मंसूर की प्राप्ति करता है, खिल्लत की प्राप्ति करता है, खुल्फा की प्राप्ति करता है, जिसमें खलीफा द्वारा इल्तुतमिश को भारत का सुल्तान, अमीर उल मोमिनीन, सुल्तान ए आजम ऐसी उपाधियां दी गई थी और कहा गया था कि ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है इस पर इल्तुतमिश और इल्तुतमिश के वंशज जो है वो शासन करेंगे। और क्योंकि इस्लाम धर्म का राजनीतिक प्रधान खलीफा है, खलीफा ने एक बार आपको आपकी सत्ता को वैधानिकता प्रदान कर दी तो आपकी सत्ता को मान्यता मिल जाती है। फिर जो आपके आंतरिक शत्रु होते हैं, जो आपके बाहरी शत्रु होते हैं, वो फिर आपको ये नहीं बोल सकते कि आप गुलाम हो, आप किसी के गुलाम रहे हो, क्योंकि अभी आपको खलीफा ने सत्ता को मान्यता दे दी है। तो हम पढ़ेंगे अगली अगली कक्षा में मंगोलों के साथ में संघर्ष क्या हुआ, कैसे हुआ और फिर कैसे इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत को मान्यता दिलवाता है और इसीलिए क्यों हम इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक और वैधानिक संस्थापक कहते हैं। ये हम बात करेंगे अगली कक्षा में। यहाँ पे मैंने जो भी बोला है, जो भी लिखा है, सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। मैंने कोई भी ऐसा फालतू का पॉइंट आपको यहाँ पे नहीं लिखवाया है, तो प्लीज मैंने जो बोला है उसको आई होप कि आपने ध्यान से सुना होगा। आप ध्यान से सुनना और जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो आप प्लीज अपनी नोटबुक में नोट करते रहना। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूँ। अगर इल्तुतमिश से सवाल आएगा, हम इल्तुतमिश को पूरा बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता 7-8 कितनी क्लास लगेगी, बट हम अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। और इल्तुतमिश से सवाल मैं इस कंटेंट से बाहर जाने नहीं दूंगा और नहीं जाएगा, ये मैं आपके सामने यूट्यूब पर बोल रहा हूँ। इतना कॉन्फिडेंस के साथ में बोल रहा हूँ तो मुझे अपने कंटेंट पे बिलीव है। मुझे पता है कि इल्तुतमिश जितने भी सवाल आते हैं वो अपने कंटेंट से बाहर नहीं जाएंगे जब हम इल्तुतमिश को पूरा पढ़ लेंगे, और इनमें से सवाल आएंगे तो इसमें से बाहर नहीं जाना वाला है। तो दिस कंटेंट इज मोर देन सफिशिएंट। तो प्लीज आप ये जो कंटेंट जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं उनको आप नोट करना। और आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है, मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, बीच बीच में मैं थोड़ा सा हंसी मजाक कर लेता हूँ, मेरे को बस कक्षा बोर नहीं करनी है, इसलिए मैं बीच बीच में थोड़ा सा हंसी मजाक करता हूँ, उसको थोड़ा सीरियसली मत लेना, एंजॉय करना। ज़्यादा लाइफ में सीरियस मत हुआ करो, चिल रहा करो, मूड मस्त रखा करो अपना, और आराम से इतिहास को पढ़ो, आराम से स्टडी करो। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर क्योंकि इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि जिसमें अगर आप बार बार सिर्फ इसकी ही बात करोगे ना इतिहास की, तो बड़ा बोरिंग सा हो जाएगा। इसलिए मैं ज़्यादा मजाक तो नहीं कर पाता, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ मैं, चीज़ें ऑनलाइन जाती है, कोई किसी चीज़ का पता नहीं कैसे मतलब निकाल ले। आज के टाइम में लोग जज बहुत ज़्यादा जल्दी कर लेते हैं, काम भी लोगों का यही रहा है, जज करना दूसरों को। लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए उन सब चीज़ों से, मुझे भी फर्क नहीं पड़ता है।
इसलिए मैं बस मूड को लाइट करने के लिए कुछ ऐसी बातें करता हूँ जिससे आपको भी थोड़ा सा अच्छा लगे। चलो बीच बीच में सर एक तो जोक मार रहे हैं, हाँ आपका भी मन वो है ना कि एक तरीके से लगा रहेगा पढ़ने में, और थोड़ा सा लाइट मूड होगा ना तो हिस्ट्री को अच्छे से हम पढ़ भी पाएंगे, समझ भी पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं बीच बीच में मजाक करता हूँ। ये तो आप मेरे से ऑफलाइन नहीं पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ते तो मैं और हंसी मजाक करता, ऐसा नहीं कि हंसी मजाक ही करता, लेकिन मेरा हमेशा टीचिंग मेथड यही रहा है कि आपको सब कंटेंट, फैक्ट और जो भी चीजें हैं आपको सारी की सारी आपके स्टूडेंट को प्रोवाइड करवानी है। और साथ ही साथ में ये भी मेक श्योर करना है कि आपका स्टूडेंट बोर ना हो। क्योंकि अगर आप, अब मैं हूं, अब मैंने ये आई डोंट नो कितने घंटे की क्लास हुई है, कितनी क्लास हुई, लेकिन जितनी भी क्लास हुई अगर आपको वो चीजें समझ में ना आई, आपने उस कक्षा में इंटरेस्ट ही नहीं लिया, तो मेरा पढ़ाना यहाँ पर व्यर्थ है। क्योंकि मैं अपने लिए तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ आपके लिए, क्यों, ताकि जो मैंने पढ़ा है, जो मुझे समझ में आया, वो आपको भी समझ में आए। इसलिए मेरा टीचिंग मेथड हमेशा से यही रहा है कि सारी चीजों को साथ में रखते हुए, एक क्लास के थोड़े से माहौल को लाइट बनाते हुए, हल्का सा ह्यूमर उसमें डालते हुए, क्लास को इंटरेस्टिंग बना के एक अच्छे तरीके से आपको सारा का सारा कंटेंट आपके सामने परोसना, मैं वही कर रहा हूँ। आपके सामने बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही अच्छा सा कंटेंट बहुत ही आसान भाषा में परोसने की कोशिश कर रहा हूँ। और आई होप कि आपको ये पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज आपके जो मित्र हैं, जो भी इतिहास की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो किसी कोचिंग में नहीं जा रहे हैं, जिनको इतिहास पढ़नी है, तो आप प्लीज उनको ये चैनल रिकमेंड जरूर कीजिएगा। क्योंकि आप रिकमेंड करोगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि भाई मैं इतनी मेहनत जो कर रहा हूँ, गला अपना जो फाड़ रहा हूँ आपके सामने, इतिहास को आसान शब्दों में जो मैं आपको समझा रहा हूँ, उसका कुछ तो फायदा मिल रहा है, कुछ तो प्रेरणा मिल रही है। अगर प्रेरणा नहीं मिलेगी, मोटिवेशन नहीं मिलेगा, मुझे लगेगा कि इतनी मेहनत करने के बाद में भी अगर वीडियो को लोग ज्यादा नहीं देख रहे हैं, तो फिर ना कहीं इंसान डीमोटिवेट फील करता है। और आप मेरी जगह होते तो आपको भी ऐसा ही फील होता। हर किसी इंसान को अपनी मेहनत के लिए, अपने द्वारा जो समय दिया जा रहा है, उन सब चीजों का कुछ तो फल प्राप्त होना चाहिए ना। तो अगर अगर इस चैनल से ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत जाया नहीं हो रही है, यहाँ पर मेरी मेहनत का जो मुझे एक तरीके से फल है वो मुझे मिल रहा है, और लोग जुड़ रहे हैं। क्योंकि आप अगर किसी भी इंसान को इस चैनल से जुड़ने का बोलोगे और कोई भी इस चैनल से जुड़ेगा ना, तो देखो मेरा तो कुछ फायदा है या नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरे को यूट्यूब से बहुत सारे पैसा कमाने हैं। टीचिंग जो नीशे है, नीशे यानी कि जो आपका फील्ड है ना, जैसे मेरा ये टीचिंग वाला फील्ड है, इसमें इतना ज़्यादा रेवेन्यू नहीं आता है। और अभी तक तो 1000 सब्सक्राइबर के बाद में 4000 वॉच आवर भी चाहिए, जो कि बहुत बड़ी बात है। शायद 4 5 6 7 महीने के बाद में शायद ये चैनल मोनेटाइज होगा। उसके बाद में मुश्किल से महीने के कोई 5 6 हज़ार रुपए आएंगे। तो मेरे को ना यहाँ पर ऐसा मत सोचना कि मैं ये बोल रहा हूँ तो इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे को कोई पैसा कमाना है। भाई मेरे को पैसे नहीं कमाना है, मेरे को टीचिंग करना अच्छा लगता है, मेरे को लोगों को पढ़ाना अच्छा लगता है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मैं चाहता हूँ कि ये कंटेंट आप तक पहुंचे, फ्री में पहुंचे। और आपको ऐसा कंटेंट फ्री में पहुंचाना ही मेरा एकमात्र उद्देश्य है। और इसीलिए क्योंकि देखो इसको बनाने के लिए बहुत मेहनत लग रही है। मुझे पता है कि मैं जो नेक्स्ट जो भी मैं बोल रहा हूँ ना, इसका स्टडी से इतना ज़्यादा संबंध नहीं, लेकिन बोलना ज़रूरी है क्योंकि बहुत मेहनत लगती है भाई। कैमरे को एडिट करना, उसके बाद में कैमरे को एडिट क्या करना, कैमरे को सेट करना, फिर ट्राइपॉड को सेट करना, लाइटिंग को सेट करना, फिर उसके बाद में कंटेंट को अच्छे से याद करना। कंटेंट को अच्छे से याद करने के बाद में आपके सामने 1 1.5 घंटे तक बिना किसी रुकावट के, बिना हिचकिचाहट के आपको वैसे के वैसे कंटेंट यहाँ पर बोलकर, फिर लिख कर, फिर समझा कर प्रस्तुत करना। उसके बाद में वापस वीडियो को एडिट करना। एडिट करने के बाद में, क्योंकि अभी क्या ना, अभी तो आपको कोई वॉइस नहीं आई, लेकिन अभी ऊपर फैन चल रहा है, तो फैन चल रहा है ना, अगर उसको एडिट नहीं करूंगा ना तो फैन की आवाज आएगी वीडियो में, तो आपको सुनाई नहीं देगा कुछ अच्छे से, आपको बहुत ही इरिटेटिंग सा लगेगा। तो मेरे को वो वीडियो भी एडिट करना पड़ता है। उसके बाद में फिर उसको दूसरी मेमोरी में ट्रांसफर करके फिर उसको है ना अपलोड करना पड़ता है। तो बहुत 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 टाइम जाता है भाई। तो प्लीज अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ ना, ऐसा बिल्कुल ही मत सोचना कि मेरा कोई पैसे कमाने का उद्देश्य है। मेरा बस उद्देश्य यही है कि मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊँ, और वो मैं आपके लिए कर रहा हूँ। और बस क्योंकि मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना तो पढ़ा रहा हूँ। अब आगे ये चैनल ग्रोथ करता है, कुछ हो जाता है तो वो अलग बात है। वो ऐसा कुछ होगा, कुछ अच्छा होगा तो वो मेरी मेहनत का फल होगा। और ऐसा कुछ नहीं भी होता है, अगर फिर ऐसा लगता है मेरे को कि ज़्यादा चैनल से लोग नहीं जुड़ रहे हैं, इतने व्यूज़ नहीं मिल रहे, इतनी मेहनत करने के बाद में भी इतना सब कुछ, क्योंकि आप ना हिस्ट्री की क्लासेस देख लो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आपको मेरी क्लासेस ही देखनी है, आप देख लो दूसरे क्लासेस। आपको ऐसा कंटेंट आई डोंट थिंक कि आपको यूट्यूब पे फ्री में तो नहीं मिलने वाला है। ये कंटेंट जो है ये कोचिंग का कंटेंट है, और मैं दावे के साथ में कह रहा हूँ, अगर ये कंटेंट मैं कोचिंग में पढ़ाता ना तो इसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू होती कि मुझे पता है। क्योंकि कभी कभी हमारा ऐसा परसेप्शन बन जाता है कि यार फ्री में पढ़ा रहे हैं ना, तो कैसा ही पढ़ाएंगे फ्री में। हमारा वो है कि जिसमें पैसे लगे हैं वो महंगी चीज़ है, जो फ्री में मिल रही है वो सस्ती चीज़ है। फ्री में अगर आपको कोई कोहिनूर हीरा भी दे देगा ना,
तो भी आपको लगेगा कि ये कोहिनूर हीरा है ही नहीं भाई, ये तो एक साधारण सा पत्थर है। क्यों? परसेप्शन वैसा है। फ्री मतलब फालतू, महंगा मतलब शानदार। ऐसा नहीं है भाई, हर चीज में ये चीज लागू नहीं होती है। तो आपको थोड़ा सा समझदार बनना है, दिमाग को थोड़ा सा हल्का सा ओपन करना, और ये बात समझनी है कि हमारे सामने जो व्यक्ति खड़ा है, मैं, हमारे सामने जो व्यक्ति खड़ा है वो हमें बहुत ही अच्छे फैक्ट के साथ में, कॉन्सेप्ट के साथ में इतिहास पढ़ा रहा है, जो हमें और कहीं पर भी पढ़ने को नहीं मिलेगी। एटलीस्ट आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगी, कोचिंग में मिल सकती है, लेकिन उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। और कोचिंग में भी मुझे नहीं पता कि कौन सा टीचर कैसे पढ़ाता है, मुझे मेरा पता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको पढ़ाने की फ्री में। तो प्लीज प्लीज, आपके लिए बोल रहा हूं मैं, और थोड़ा बहुत मेरे लिए भी बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अगर मुझे लगेगा ना कि स्टूडेंट जुड़ रहे हैं तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा कि मुझे अपना कंटेंट और अच्छे से आपके सामने प्रस्तुत करना है, हर एक चीज को डिटेल में पढ़ाकर प्रस्तुत करना है, ताकि आपको हर एक चीज मिले यूट्यूब पर फ्री में। इसलिए मुझे बस वो ऑडियंस चाहिए, वरना फिर क्या ना कि ऑडियंस नहीं जुड़ती है, फिर 10 20 30 40 50 व्यूज आते हैं, तो ना वो फिर बड़ा डिमोटिवेट सा लगता है कि यार इतनी मेहनत करने के बाद में भी ना उसका परिणाम नहीं मिल रहा। इससे बेटर तो फिर मैं कोई कोचिंग ही ज्वाइन कर लूँ, एटलीस्ट वहां पर मेरा ये जो कंटेंट है, जो मैंने इतनी मेहनत करा, उसका मेरे को यूट्यूब से तो 10 गुना ज्यादा फायदा मिलेगा। तो इसके लिए बोल रहा हूँ, आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करना, आप अपने फ्रेंड को बोलना कि आप इस चैनल से जुड़ो और वीडियोस देखो, ताकि आपको भी अच्छा कंटेंट मिले और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले वीडियोस बनाने का। ठीक है? और आपका जो लास्ट के जो 10 मिनट मैंने आपका जो टाइम जाया किया है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मेरा आपका टाइम बर्बाद करने का कोई उद्देश्य नहीं था, बस ये कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता था, बताना जरूरी है आपके लिए भी और मेरे लिए भी, ताकि आपको भी समझ में आए कि जो सामने वाला है वो कितना कुछ कर रहा है, कितना हार्डवर्क कर रहा है हमारे लिए। ठीक है? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली कक्षा में।